हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि भाई एनसीईआरटी से किस किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से सवाल बनते होते हैं, और यहाँ कुछ चीज़ें जो समझने वाली हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा समझते हुए भी चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा है यहाँ पर कि हैव यू एवर वंडर्ड वाई एन एलिफेंट ऑलवेज gives birth to only a baby elephant and not some other animal, or why a mango seed form only a mango plant and not any other plant। मतलब ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भाई जो जीन्स होते हैं वो तो हमें पता ही है ना, कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एलिफेंट से एलिफेंट ही क्यों पैदा होता है, मैंगो पे मैंगो ही क्यों लगते हैं। तो लिखा है कि भाई गिवन दैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, or do they show differences in some of their characteristics? Have you ever wondered why siblings sometimes look so similar to each other or sometimes even so different? तो ये तो हमें पता ही है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस कैसे होते हैं। And these and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as genetics। तो ये सब हम कहाँ पढ़ते होते हैं? जेनेटिक्स में पढ़ते हैं कि भाई किस तरह से जो है कैरेक्टर्स जो है एक ऑर्गेनिज्म से उसकी जनरेशन में आगे उसके जो प्रोजेनी होती है ऑफस्प्रिंग से होते हैं उनमें जाते होते हैं। एंड दिस सब्जेक्ट डील विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। इनहेरिटेंस ध्यान से पढ़ना, दिस सब्जेक्ट डील विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन और इनहेरिटेंस दोनों को डील करता है ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है वही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं वो ऑफस्प्रिंग कहलाते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। तो जिस प्रोसेस से कैरेक्टर पहुंचते हैं उसको कहते हैं इनहेरिटेंस, और ये हेरिडिटी का बेसिस है। मतलब हेरिडिटी में हमें क्या इनहेरिट होना, इनहेरिट अगर हो रहा है, इनहेरिटेंस अगर हो रही है तो हेरिडिटी का आधार है ये। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो वेरिएशन क्या है? वो डिग्री है जिससे कि आप यानी कि जो प्रोजेनी है वो अपने पेरेंट्स से डिफर करती है। ठीक है, ये डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर मियोसिस होती है, वही मियोसिस जो है इस डिफरेंस का मुख्य कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 2000 BC दैट वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि वेरिएशन का जो कारण है पहले से लोगों को पता था कि ये कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही छुपा हुआ होता है। दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सेलेक्टिवली ब्रीड। दे एक्सप्लॉइट द वेरिएशन that were naturally present in the wild population of plants and animals to selectively breed and select for organisms that possess desirable characters। तो ये कह रहे हैं कि जो पहले वेरिएशंस जो लोगों ने देखे उन वेरिएशंस का इन्होंने ऐसे यूज किया था लोगों ने कि उनमें से अच्छे अच्छे वेरिएशंस जो थे उनको छांट कर उनके आपस में क्रॉस कराए, फिर उनके आगे जो 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 उनकी ऑफस्प्रिंग हुई उनको उनमें देखा कि जिसमें डिजायरेबल कैरेक्टर थे उसको छांटा, फिर उनके आगे फिर क्रॉस कराए। मतलब लोगों ने वेरिएशन को चुना, ठीक है ना, और उसको फिर आपस में क्रॉस कराया, फिर आगे उससे नई प्रोजेनी हुई। फॉर एग्जाम्पल थ्रू एन आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब जो अच्छे हुए उनमें से अच्छे छांट लिए। एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक इन सेक्सुअल वाइल्ड काउज वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड्स, साहिवाल काऊ इन पंजाब। ठीक है, तो ये हमारी जो पुरानी काउज थी उनमें से छांट करके अभी क्या है, साहिवाल काऊ है पंजाब में जो कि अच्छी मिल्क प्रोड्यूसिंग काऊ है। एंड वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट इन तो आर ancestor न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो पूर्वज थे उन्हें पता था कि भाई कैरेक्टर्स जो है वो इनहेरिट होते हैं, यानी वो पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाते हैं, और वेरिएशन भी आता है क्योंकि जब उन्होंने क्रॉस कराया अच्छों का अच्छों से छांट कर तो वो कैरेक्टर्स जो है उनके बच्चों में भी दिखाई दिए। दे हैड वेरी लिटिल आइडिया अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस फिनोमेनन। तो उन्हें क्या था, इसका साइंटिफिक बेसिस नहीं पता हुआ था। ठीक है, इसके बाद है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के इनहेरिटेंस के लॉ।
मेंडल एक साइंटिस्ट थे भाई। मेंडल जो है वो एक क्या बोलते हैं उनको, मैथमेटिशियन थे, जबकि उनका बायोलॉजी में कोई रुचि नहीं थी। तो उन्होंने फिर भी क्या किया, अपनी जो मैथमेटिक्स की जो प्रोबेबिलिटी थी उसको यहाँ घुसेड़ दिया बायोलॉजी में। उन्होंने क्या किया कि भाई वो खाली थे, खाली रहते होंगे तभी इतना बड़ा काम किया है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है मटर के प्लांट को चुना, पायसम को चुना, पायसम सटाइवम को चुना। उसमें उन्होंने कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कैरेक्टर को हम देखेंगे, और इनके बीच में आपस में प्लांट के बीच में क्रॉस कराया। फिर इनकी जो आगे प्रोजेनी आई उसको चेक किया, वो कैसे कैरेक्टर आ रहे हैं, इनहेरिटेंस कौन से कैरेक्टर की हो रही है, किसकी नहीं हो रही है। तो ये क्रॉसेस कराए और उसके बाद इनहेरिटेंस को चेक किया और फिर लिखा जो जो इन्होंने ऑब्जर्वेशंस की। तो देखते हैं एनसीईआरटी क्या क्या बता रही है। लिखा है कि इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी दैट हेडवे वाज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। ग्रेगर मेंडल, पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। तो भाई इनका जो था वो गार्डन पी था, ध्यान रखना स्वीट पी नहीं था। स्वीट पी का नाम होता है लथाइरस ओडोरेटस, जबकि गार्डन पी आपकी होती है पायसम सटाइवम। तो इन्होंने, यार ये सवाल नीट में आया था, बताओ ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये क्वेश्चन फिर भी आया था कि कब से कब तक किस पर काम किया। तो ये ध्यान रखना, फ्रॉम 1856 टू 1863 तक इन्होंने 7 साल तक काम किया। 7 ही कैरेक्टर थे, ध्यान रखना, और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी 7 ही होता है इसके अंदर पी के ना। तो ध्यान से याद रखना, पी में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 7। तो 7 ही साल तक इन्होंने काम किया था, और वो ईयर भी पूछते हैं 1856 टू 1863। and proposed the law of inheritance in the living organism. And during Mendel's investigation into inheritance patterns, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to problems in biology. तो ये ध्यान रखना, मेंडल एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपने मैथमेटिक्स जो है यहाँ लगा दी ना बायोलॉजी में। And his experiment had a large sampling size. ये भी ध्यान रखना कि भाई जो भी क्रॉसेस हुए थे ना, तो आप ये ध्यान रखना जो भी रिजल्ट आता है यहाँ पूरे चैप्टर में हम जो भी कुछ पढ़ेंगे ना, तो रिजल्ट्स जो हैं वो कभी भी ऐसे नहीं लिखे जाते कि वो जो है एक क्रॉस करा करके लिख दिए जाते हैं। ठीक है, रिजल्ट्स आने के लिए हमें हमेशा पॉपुलेशन का क्रॉस कराना होता है, और फिर पॉपुलेशन में जो कलेक्टिव जो सारे रिजल्ट्स आते हैं उनका रेशियो निकाल के हम लिखते होते हैं। तो लिखा है कि इन एक्सपेरिमेंट में सैम्पलिंग साइज जो थी वो लार्ज थी, and which gave greater credibility to the data he collected, and also the confirmation of his inference from experiment on successive generation of his test plants proved that his result pointed to general rules of inheritance. ठीक है ना, उनके जो रिजल्ट लिखा हुआ था उसी से ही जनरल रूल्स बने हैं। बाद में इसके मेंडल के मरने के बाद में जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने इनके जो काम था उसको रीडिस्कवर किया, उसके बारे में बताया, फिर मेंडल के जो लॉ हैं वो बनाए। And rather than being unsubstantiated ideas, Mendel investigated characters in the garden pea plant that were manifested as two opposing traits. यानी कि मेंडल ने जो कैरेक्टर चुने थे उनमें आपको मेंडल को सामने से देखने पर 2 अपोजिट ट्रेट दिखाई दे रहे थे। ध्यान से देखो क्या लिखा है, मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज 2 अपोजिट ट्रेट। तो कैरेक्टर एक होता है, उसके कैरेक्टर के आगे 2 ट्रेट हैं, ठीक है ना, ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड्स, लेकिन यहाँ इन्होंने कहा कि भाई कैरेक्टर के 2 ट्रेट उन्होंने चुने, यानी कि ग्रीन, येलो, टॉल, ड्वार्फ, ये सब एग्जाम्पल है। टॉल और ड्वार्फ प्लांट, येलो और ग्रीन सीड्स, इस तरह से। तो दीज आर द ट्रेट्स ऑफ द कैरेक्टर। टॉल इज a 1 trait and the dwarf is 1 trait, and this allowed him to set up a basic framework of rules governing inheritance, which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observations and the complexity inherent in them. बाद में मेंडल conducted such artificial pollination, cross pollination. तो मेंडल ने, सवाल आता है मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या प्रोसेस लगाई। तो मेंडल ने भाई जो किया वो था आर्टिफिशियल पोलिनेशन। तो आर्टिफिशियल पोलिनेशन में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये किया था कि भाई एक जो फ्लावर होता है, क्योंकि आपको पता है जो आपका पी का फ्लावर होता है तो वो बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल यानी कि कुछ इस तरह से होता है, जैसे ये मान लो आपका, ये आपकी ओवरी वाला फीमेल पार्ट है और ये आपका एंथर वाला पार्ट है यहाँ पर। तो अगर मुझे मान लो इस पर अपनी इच्छा से मुझे इसके ऊपर कोई पोलन ग्रेन डालने हैं, मान लो मैं यहाँ इसके पोलन ग्रेन के बजाय कोई और दूसरे पोलन ग्रेन यहाँ डालना चाहता हूँ, तो वी शुड रिमूव द एंथर फर्स्ट। हमें पहले एंथर को
हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्योंकि हमें आर्टिफिशियल हैबिटेशन कराना है, यानी कि नॉर्मल तो देखो ऐसा होता है कि भाई इसके खुद के पोलन ग्रेन जो होते हैं वो इसके ऊपर गिरते रहते हैं और पोलिनेशन होता रहता है, लेकिन हमें क्या कराना है, आर्टिफिशियल कराना है, क्योंकि मुझे टॉल प्लांट का क्रॉस ड्वार्फ से कराना है। तो मैं क्या करूँगा, टॉल वाले के पोलन ग्रेन लेकर के ड्वार्फ वाले के ऊपर डालूंगा, तो ऐसे में मुझे इसके एंथर के तो हटाने पड़ेंगे ना। तो कुछ इस तरह से मेंडल ने आर्टिफिशियल हैबिटेशन का एक्सपेरिमेंट किया, आगे आपको ये पढ़ाया जाएगा किस तरह से करते हैं, ठीक है ना। इसमें हम इमैस्कुलेशन करते हैं। इमैस्कुलेशन का मतलब ये होता है कि आप पहले इसके जिसको आप फीमेल मानते हो ना, उस फीमेल मानने वाले का आपको मेल पार्ट को रिमूव करना होता है, मतलब उसका जो मेल पार्ट है उसको हटा देते हैं, उसको हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। और फिर बाद में अपनी इच्छा से जहाँ से हमें पोलन ग्रेन लाने होते हैं उन पोलन ग्रेन्स को ला करके हम डाल देते हैं जिस भी पार्ट को जिसको हमने फीमेल माना था उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि भाई यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स, यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स, यानी कि जो भी कैरेक्टर लिया था मेंडल ने, जो भी ट्रेट लिए वो प्योर लिए थे, मतलब टॉल प्योर था, तो रेसेसिव नहीं, मतलब हाइब्रिड नहीं था, तो प्योर लिया था। अब प्योर लेने के लिए क्या करते हैं, जब सामने से आप मान लो एक प्लांट लेते हो और आपको उसको प्योर बनाना होता है, तो भाई प्योर बनाने के लिए आप क्या करते हो, आपको उसको बार बार सेल्फिंग करानी पड़ेगी। बार बार सेल्फिंग कराने से ये होगा कि भाई वो प्लांट जो है आपका लगभग 8 जनरेशन के बाद प्योर बन जाएगा, और जो उसके अंदर से हाइब्रिड कैरेक्टर होगा, जो रिसेसिव जीन्स होंगे, जो रिसेसिव पार्ट होगा जीन का, वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो उन्होंने जो चुना वो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स थी। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन, ट्रू ब्रीडिंग कौन से होते हैं, हैविंग अंडरगोन कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, देखो जिनको बार बार क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, सो द स्टेबल दैट ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। जिसमें मान लो अगर हम ऐसे कहें कि भाई हमारे पास एक ये प्लांट है, ये, और एक ये प्लांट है, ठीक है, एक ये प्लांट है प्योर टोल, दो तरह के हैं, मतलब एक तो ये और एक ये प्योर टोल। तो अगर भाई इसकी सेल्फिंग कराएंगे प्योर टोल की इसके साथ, तो हमें हमेशा ही कैसे मिलेंगे, टोल टोल ही मिलते रहेंगे, हमेशा ही हमें टोल टोल मिलते रहेंगे। तो ये कह रहे कि भाई हम अगर एक प्लांट प्योर लाइन वो होता है जिसके हम बार बार सेल्फिंग कराते रहें और हमें हमेशा हर एक जनरेशन में बार बार स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस मिले। स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस मतलब वो कैरेक्टर स्टेबल रहे, बार बार बदले ना, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे किसी हाइब्रिड प्लांट को लेते हैं और उसका क्रॉस कराते हैं तो हमें यहाँ रिसेसिव भी मिल जाएंगे। जब स्मॉल टी के साथ कॉम्बिनेशन आएगा तो हमें ऐसा मिल जाएगा। तो यहाँ ये हमारा कैसा हो जाएगा, ड्वार्फ बजाय टॉल के, ये तो दोनों टॉल थे। तो इसलिए हम किसी भी, अगर हमें कोई प्लांट है अगर उसको प्योर लाइन बनाना होता है, अगर हमें उसे प्योर लाइन बनाना होता है तो हम उसकी बार बार क्या करते हैं, सेल्फिंग करते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में छुपा करके ध्यान रखना है, इसको क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। आगे लिखा हुआ है कि जो आपका मेंडल है, मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटी चुनी एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर with contrasting trait. Some of the contrasting traits selected were smooth और wrinkled seed, मतलब कुछ ही हैं जैसे कि smooth और wrinkled seed, yellow और green seed, inflated full constricted green और yellow pods and tall और dwarf plant, ये सब आप ये टेबल एक बार देख सकते हैं, एक बार इसको देख लो, एक सेकंड ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल ना। तो इसमें क्या दिखाया आपको, कैरेक्टर दिखाए हैं, ये डोमिनेंट ट्रेट है, ये रिसेसिव ट्रेट है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई सीड शेप का कैरेक्टर है, दो ट्रेट हैं, एक राउंड है, रिंकल्ड, ध्यान रखना डोमिनेंट राउंड है, रिंकल्ड रिसेसिव है, सीड कलर येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है, फ्लावर कलर वायलेट डोमिनेंट है, जबकि वाइट जो है आपका वो रिसेसिव है, ठीक है। यहाँ है क्या, जो आपकी पोड का शेप है वो फुल भरी हुई, मतलब वो डोमिनेंट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड जो होती है वो रिसेसिव है, पोड का कलर ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। ध्यान रखना, कंफ्यूज ना होना आप इसमें ना, फ्लावर की पोजीशन में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक्जेल जो फ्लावर होता है आपका वो कैसा होता है, डोमिनेंट होता है, जबकि जो किनारे पर निकले हुए फ्लावर होते हैं जो एंगल पे नहीं निकलते, मतलब एंगल मतलब जो ऐसे नहीं निकलते, देखो ऐसे यहाँ, तो ये एक्जेल हुए, ये वाले कैसे हुए, एक्जेल। और जबकि जो हमारे जो टर्मिनल होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो टर्मिनल फ्लावर जो होता है वो रिसेसिव होता है, जबकि जो हमारा एक्जेल होता है वो कैसा होता है,
जबकि जो हमारा एक्सियल होता है वो कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, लिखा है कि यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि भाई स्टेम की हाइट, वही सेम बात है, बस यहाँ से लर्न करनी है, बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। तो भाई ये टेबल आपको याद रखनी है, बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बिल्कुल ये मतलब भूलना नहीं है कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। आपका सवाल यहीं से गलत हो जाएगा, वरना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो यही है जो बता रहा हूँ मैं आपको, फ्लावर की पोजीशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे हमेशा भूल जाते हैं। एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल रिसेसिव है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक डायग्राम दिया गया है यहाँ पर। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अगर हम अपनी इच्छा से जो क्रॉस कराना चाहते हैं उस तरह से करना चाहते हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो फ्लावर है वो कैसा है, बाइसेक्सुअल है, जिसमें से हमें पेरेंट यानी कि मेल पेरेंट को, अगर आपको किसी को फीमेल कंसिडर कराना है, फीमेल मानना है, तो भैया आपको उसका जो मेल पार्ट है उसको आपको रिमूव करना होता है। इसको हम कहते हैं इमैस्कुलेशन, यानी आप मेल पार्ट को रिमूव कर दोगे तो हम क्या कर रहे हैं, मैस्कुलिन फैक्टर को हटा रहे हैं, मेलनेस को हटा रहे हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर आप अपनी इच्छा के जो पोलन ग्रेन है उनको ट्रांसफ़र कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ मेंडल ने इस तरह से जो है सारे क्रॉसेस को करवाया और फिर जो अपने रिजल्ट आए उनको देखा। फिर लिखा है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी कि अब हम मोनोहैब्रिड क्रॉस की तरह पढ़ने वाले हैं। यानी कि जब आप एक जीन का इनहेरिटेंस पढ़ते होते हैं तो आप मोनोहैब्रिड क्रॉस को देख रहे होते हैं। देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय मेंडल, वेयर ही क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ ट्री प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ही कलेक्टेड द सीड्स प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस एंड ग्रीव देम। उन्होंने क्या किया कि भाई एक कैरेक्टर को कंसिडर किया, कुछ भी मतलब टॉल, ड्वार्फ या फिर ऊपर जो लिखे हैं सारे के सारे, इनमें से कोई सा भी लिया और कंसिडर किया और क्रॉस करा दिया। उसके बाद क्रॉस के बाद जो सीड आए उनको फिर से बोया गया, है ना, उनको बोया, उससे जो प्लांट उगे फिर उनको देखा गया। वो पहली हाइब्रिड जनरेशन थी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फिलियल फर्स्ट, फिलियल वन, प्रोजेनी वन, ठीक है, क्योंकि जो पहली हमें मिलती है दैट इज F1। तो उसके बाद मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी वर टॉल, लाइक अगर मतलब उन्होंने टॉल और ड्वार्फ को लेके क्रॉस कराया तो उनको पहली प्रोजेनी में जो सारे प्लांट मिले वो टॉल थे, लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, ठीक है, नन वर ड्वार्फ, कोई भी ड्वार्फ नहीं था। तो ही मेड द सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर्स, उन्होंने बाकी सबके साथ भी सेम ही काम किया। तो उन्होंने फिर यही पाया कि हर एक बार उन्होंने जब भी कोई कैरेक्टर लिया तो उन्हें जो पहली प्रोजेनी में मिले, F1 में जो मिले, तो F1 में मिलने वाले सारे प्लांट जो हैं एक जैसे थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं था। ही फाउंड दैट द F1 ऑलवेज रिजेंबल्ड आइदर वन ऑफ द पेरेंट, उन्होंने देखा कि भाई F1 जो है वो हमेशा एक पेरेंट से मैच कर रही है। तो जो कैरेक्टर उनको दिख रहा था, जो कैरेक्टर, दो कैरेक्टर थे ना पेरेंट्स के, भाई एक तो टॉल या ड्वार्फ, तो दो पेरेंट्स हो गए, उनमें से हमें मान लो F1 की जनरेशन में टॉल मिलते हैं या फिर ड्वार्फ मिलते हैं, तो हम ये देख सकते हैं ना कि भाई कौन सा कैरेक्टर अपीयर हो रहा है, और जो कैरेक्टर अपीयर हो रहा है वही हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाएगा। जो हमें F1 में मिलता है दैट इज डोमिनेंट, और जो नहीं मिलता है दैट इज रिसेसिव, एंड दैट द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन देम। Mendel then self-pollinated the tall F1 plants, and to his surprise found that in the filial 2 generation some of the offspring were dwarf। उन्होंने देखा भी कुछ क्या थी, ड्वार्फ थी, जब उन्होंने दोबारा से F1 का आपस में क्रॉस कराया, मतलब F1 को लिया और उसकी सेल्फिंग करा दी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई जब F1 प्लांट एंड टू हिज सरप्राइज फाउंड दैट इन द filial 2 F2 जनरेशन जब आई, some of the offspring were dwarf, कुछ छोटी थी, the character that was not seen in the F1 generation was not expressed, ठीक है ना। The proportion of plant that were dwarf were 1/4। उन्होंने देखा कि भाई अगर पूरा क्रॉस चेक किया जाए, मान लो उन्होंने 50 पेड़ लिए, 50 क्रॉस कराए, तो 50 का जो टोटल बच्चा पैदा हुआ, यानी कि जो नए सीड आए, उनमें से 1/4 जो थे वो ड्वार्फ आए, जबकि जो 3/4 थे वो टॉल मिले। तो उन्होंने कहा कि द टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, टॉल जो ड्वार्फ थे वो अपने पेरेंट्स के जैसे ही थे, ठीक है। देन दे डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, उसमें कोई मिक्सचर नहीं था। मतलब देखो हमारा जो F1 आया था ना, F1 आना था, मतलब ये जैसे सपोज करो ये हुआ था ना कि भाई हमारा कैपिटल टी डोमिनेंट ये था प्योर टॉल, इसका क्रॉस हमारा किसके साथ हुआ था, प्योर ड्वार्फ के साथ हुआ था। ये तो बाद में लिखा गया है, ऐसे रिजेंबल तो बाद में किया गया ना, शो करने के लिए, जस्ट शो करने के लिए इन्होंने मेंडल ने कहा कि भाई हर एक कैरेक्टर को
फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, और फैक्टर्स को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं कैपिटल टी, जो कि हमें मान लो हमने कहा कि भाई इसका क्रॉस कराया इसके साथ और हमें यहाँ पर टोल मिले, यहाँ पर हमें टोल मिले, तो भाई मेंडल का कहना ये था कि इधर से भी कुछ आया होगा, यानी इसके वाला फैक्टर आया होगा, इसका भी फैक्टर आया होगा एक, और द फैक्टर अगेन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लाइक टोल एक्सप्रेशन उन्होंने दिया। ठीक है, तो ये इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी से। तो ऐसे केस में हम ये देख रहे हैं कि भाई अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी की दोबारा से सेल्फिंग करा देते हैं, आपस में क्रॉस करा देते हैं, तो हमें यहाँ पर 1/4 जो है वो स्मॉल टी मिलते हैं, जबकि हमें ये मिलता है। ठीक है, ऐसे, क्योंकि एक बार इसका कैपिटल टी इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ जाएगा, ठीक है, या फिर इसका कैपिटल टी इसके स्मॉल टी के साथ जाएगा, इसका कैपिटल टी एक बार इसके स्मॉल टी के साथ जाएगा, और ये दोनों एक बार इसके साथ जाएगा। तो हमें जो है 3/4 जो है वो टोल मिलते हैं, 1/4 जो है हमें ड्वार्फ मिलते हैं। देखिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में शो करना चाह रहा हूँ, आपको शो कर रहा हूँ ना, ये बाद में लिखा गया। पहले मेंडल ने इतने हजार पेड़ बोए, फिर उनको बो के उगाया, उगने के बाद मेंडल ने सबको गिना, और गिन गिन के मेंडल ने कहा कि भाई 1/4 जो है वो ड्वार्फ हैं, 3/4 टोल हैं, जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। लेकिन मेंडल ने कहा कि मुझे F1 में तो ड्वार्फ नहीं दिख रहे थे, F1 में तो ड्वार्फ नहीं थे, F1 में तो सारे कैसे थे, टोल थे, तो फिर अब हमें ड्वार्फ कहाँ से मिले। फिर मेंडल ने कहा कि इसका मतलब जो F1 वाले जो थे जो हमारे पहली जनरेशन F1 में जो टोल आए थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं ड्वार्फनेस का फैक्टर था, पर वो फैक्टर जो है इस टोलनेस के फैक्टर के साथ मिक्स नहीं हुआ और वो प्योर रहा। मिक्स हो जाता तो फिर हमें दोबारा F2 जनरेशन जो हमारी आई है, इस F2 जनरेशन में हमें फिर ये दोबारा से ना मिलते। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा भाई वो प्योर रहे पूरी तरह से और आपस में ब्लेंड नहीं हुए। ध्यान रखना कि जब F1 बनता है तो उसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, नो ब्लेंडिंग, मिक्सिंग नहीं होती। एंड दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग वर आइदर टॉल और ड्वार्फ, नन वर ऑफ इन बिटवीन द हाइट। कोई भी उसमें से ऐसा नहीं था कि भाई ये बीच की हाइट का होगा। फिर लिखा है सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड विद द अदर ट्रेट्स दैट ही स्टडीड, ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वाज एक्सप्रेस्ड इन द F1 generation, while at the F2 stage both the traits were expressed in the proportion of the 3:1 and the contrasting trait did not show any blending at either F1 or F2। तो कोई से भी कैरेक्टर ने ना तो F1 में ना F2 में कोई ब्लेंडिंग या मिक्सिंग शो नहीं की। तब तक मेंडल को बिल्कुल ज्ञात नहीं था कि क्रोमोसोम्स होते हैं, बिल्कुल नहीं पता था कि क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, और ये भी नहीं पता था कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन होती है। तो ये मेंडल ने बस ऐसे हाइपोथेटिकली बता दिया था कि भाई एक फैक्टर को एक कैरेक्टर को दो फैक्टर एक इंडिविजुअल में कंट्रोल करते हैं, और वो फैक्टर हमेशा पेयर में होते हैं, और जब उनसे जो है आगे वो जाते हैं तो वो पेयर में से एक जाता है एक इंडिविजुअल में, एक पेरेंट्स अपने एक फैक्टर को भेजता है आगे। ठीक है ना, उसके पास उसकी दो कॉपीज होती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि based on these observations Mendel proposed that something was being stably passed down unchanged from parent to offspring through the gametes, यानी कि gametes के थ्रू कुछ ऐसी चीज है जो कि आगे जाती है। Over successive generations he called these things as factors, तो बाद में क्या कहा, उनको factors कह दिया। फिर बाद में अभी हमें आजकल पता चल गया है कि भाई जो मेंडल के द्वारा कहे गए फैक्टर्स थे ना, वो फैक्टर्स जो हैं वो जीन्स होते हैं। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम इन ए लीनियर फैशन, जीन्स हमारे क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एंड जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि जीन्स ही जो है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, एंड दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म। यानी आपको पता है कि जीन्स जो होते हैं आपके डीएनए का एक छोटा टुकड़ा होते हैं, और उस टुकड़े के अंदर एक इंफॉर्मेशन रहती है। इंफॉर्मेशन भी क्या रहती है, ये रहती है कि भाई कोई भी प्रोटीन जो होगी उस प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का क्या ऑर्डर होता है, किसी प्रोटीन में अमीनो एसिड का क्या ऑर्डर रहेगा, ये बात हमारी जीन के अंदर छुपी रहती है। और जीन जब हमारी डीएनए के साथ साथ क्रोमोसोम के साथ आगे ट्रांसफ़र होती है तो प्रोटीनों के बनने की सूचना भी आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, जब प्रोटीन बनती है तो प्रोटीन आपके एंजाइम होते हैं, और एंजाइम्स जो है आपके सबस्ट्रेट पर काम करते हैं, और कैरेक्टर की अपीयरेंस आती है। ठीक है ना, ग्रोथ होती है या फिर कोई कलर आता है, इस तरह से। एंड दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म।
जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील्स, यानी कि दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन्स अलील कहलाते हैं, यानी कि एक ही जीन के दो ऐसे पेयर जो कि एक दूसरे से अलग हों। सपोज करो हम इसको यहाँ पर शो कर दें टोल के लिए। सपोज करो ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर मान लो इस लोकस पर जहाँ पर जीन प्रेजेंट होती हैं, इस लोकस पर, मतलब लोकस इज दैट प्लेस ओवर द क्रोमोसोम वेयर जीन्स आर सिचुएटेड, है ना। जैसे कि मतलब आप किसी पिक्चर हॉल में जाओगे तो वहाँ आपकी सीट होगी ना M13 M19, तो देयर आर सम लोकस और लोकेशंस ऑन प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स वेयर जीन्स आर सिचुएटेड, and as we can see here the gene is capital T. We can show like this capital T here, and because the plant is tall, or that is pure tall, as we know from before कि भाई ये प्योर है हमारा, और ये dwarf भी हमारा कैसा है, प्योर है। You can show like this। तो यहाँ देख सकते हैं क्रोमोसोम होगा, उसके ऊपर भी हम स्मॉल टी लिख लेते हैं, और यहाँ फिर हमारा क्या होगा, इनकी जो क्रॉसिंग होगी, इनके गैमेट बनेंगे, है ना। इनके गैमेट बनने के बाद हमारी F1 आएगी। F1 में हमारे कैसे आएंगे, क्रोमोसोम आएंगे ऐसे, एक पे कैपिटल T लिखा होगा, एक पे क्या लिखा होगा, स्मॉल t लिखा होगा। देन वी अगेन सेल्फिंग करा देंगे। सेल्फिंग हमारी इस टाइम टोल की हुई है, तो ये हाइब्रिड टोल है हमारे, जो हमें F1 में मिले थे, उनकी सेल्फिंग हुई है, ठीक है ना। तो इनके गैमेट बनेंगे, इनके गैमेट बनने के बाद क्या होगा, फिर ये आगे जाएंगे और हमारा F2 में 4 प्लांट हमें मिल जाएंगे, जैसे कि ये मिले हुए हैं नीचे ना, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये हमारे मिले हुए टॉल डवार्फ। तो यानी कि यहाँ पर कंडीशन जैसी पहले बताया था वैसी रही होंगी। इससे ऊपर से गैमेट बन के आए होंगे, तो यहाँ पर हमारे ये स्मॉल टी हो जाएगा, कैपिटल T स्मॉल t होगा, कैपिटल T स्मॉल t हो जाएगा, कैपिटल T हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द सेम जीन, यानी कि दो एलील जो होते हैं एक जीन के, वो एक दूसरे से डिफर करते हैं। जैसे कि भाई एक एलील तो हो गया कैपिटल T, और जैसे ये कैपिटल T एक एलील हुआ और दूसरा एलील हुआ स्मॉल t। देखो जीन ये किसकी है, जीन ये कैरेक्टर तो ये किसका है, हाइट ऑफ द प्लांट है, और इस हाइट ऑफ द प्लांट के आगे 2 ट्रेट हो जाते हैं। एक ट्रेट हो जाता है हमारा टॉल, एक ट्रेट हो जाता है ड्वार्फ। तो जो ड्वार्फ के लिए जीन है दैट इज अनदर एलील ऑफ द टॉलनेस ऑफ द हाइट, और ये टॉलनेस का जीन है, ठीक है। तो इस तरह अगर मान लो किसी पॉपुलेशन में किसी कैरेक्टर के 10 एलील हो सकते हैं, 20 एलील हो सकते हैं, डिपेंड्स, है ना। ये जो एलील्स होते हैं हमारे, जैसे ऐसा तो रहा नहीं होगा कि भाई शुरुआत से ही पॉपुलेशन में स्मॉल t एलील रहा होगा। स्मॉल t केवल एक कैरेक्टर है जो डिनोट कर रहा है यहाँ पर जीन के नॉन फंक्शनल होने को। नॉन फंक्शनल होना मतलब ये जीन अभी क्या है, काम नहीं कर रही है, पर जीन है, ठीक है। जीन अपनी लोकेशन पर है, बट इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ। तो ऐसा तब होता है कि जब किसी पॉपुलेशन में जो पहले से प्रेजेंट जीन्स होती हैं, और अगर वो जीन काम करना बंद कर देती हैं, किसी वजह से उनमें म्यूटेशन हो जाए या फिर उनके जो कोड्स हैं वो बदल जाएँ, तो दे गॉट कि भाई उनके अंदर क्या होता है, काम करने की क्षमता नहीं बचती। काम करना भी क्या मतलब, जो प्रोटीन बनाती हैं वो प्रोटीन आपकी एक फंक्शनल एंजाइम नहीं होती है, या फिर एक फंक्शनल हार्मोन नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से जीनें हमारी रिसेसिव हो जाती हैं और नए नए एलील बनते रहते हैं। ऐसा भी नहीं होता हमेशा ही नए एलील जो बनते हैं पुरानी जीन से, ओरिजिनल जीन से जो नए एलील बनते हैं, ऐसा भी नहीं होता कि भाई वो हमेशा ही जो है रिसेसिव होंगे। जैसा हमारे जो ब्लड ग्रुप है उसमें जो ए है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, तो ये दोनों ही डोमिनेंट हैं आपस में एक दूसरे के। ए बी बन जाता है फिर डोमिनेंट होता है, ठीक है ना। जबकि ए ओ जो है वो ओ रिसेसिव है, ए डोमिनेंट है। तो ये ओरिजिनल जो वाइल्ड टाइप एलील शुरू से जो पॉपुलेशन में जीन रहा होगा उसी से बने होंगे ना बाद में, ए के बाद बी। ऐसा तो नहीं होगा शुरू से ही पॉपुलेशन के अंदर 3 तरह के होते होंगे, ए बी ओ, ऐसा नहीं था। पहले शुरुआत में एक ही टाइप का रहा होगा, बाद में म्यूटेशन होने से बन गए होंगे 3 एलील। इस तरह पॉपुलेशन में कई सारे एलील होते हैं एक जीन के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि भाई इफ़ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल्स फॉर ईच जीन देन द कैपिटल लेटर यूज फॉर द ट्रेट एक्सप्रेस एट द F1 स्टेज एंड द स्मॉल अल्फाबेट फॉर द अदर ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हाइट, कैपिटल T वी कैन यूज हियर, और फॉर द ड्वार्फनेस वी कैन राइट लाइक स्मॉल t, एंड कैपिटल T and T are allele of each other, हमें पता ही है पहले से ही। Hence, if plant the pair of allele, hence in plant the pair of allele for height would be T, यानी कि capital T, capital T, capital T, small t, small t, small t. Mendel also proposed that in a true breeding tall or dwarf P variety, the allelic pair of genes for height are identical homozygous.
यानी कि जो ट्रू ब्रीडिंग होते हैं, मतलब प्योर जो होते हैं, उनमें तो दोनों के दोनों एक जैसे होते हैं। होमोजाइगस का मतलब होता है अगर दोनों दो एलील हैं, दोनों एक ही क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर दोनों एक जैसे होते हैं, तो हम उसको कहते हैं होमोजाइगस रिस्पेक्टिवली। फिर लिखा है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर कॉल्ड एज द जीनोटाइप। तो अगर हम बात करते हैं कैरेक्टर की, तो जो टॉलनेस है जो दिख रहा है हमें प्लांट, वो है हमारा फिनोटाइप, और जो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जेनेटिक मेकअप है उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप ऑफ द प्लांट, वाइल द डिस्क्रिप्टिव टर्म्स टॉल एंड ड्वार्फ आर द फिनोटाइप। ठीक है ना, जो दिखता है वो क्या होता है, फिनोटाइप होता है, दृश्य जो होता है जिसके दर्शन होते हैं वो, और जो जीन रूप होता है वो जीनोटाइप कहलाता है। और देन वुड बी द फिनोटाइप ऑफ ए प्लांट दैट हैड ए स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी जो होगा उसका हमने देखा है टॉल है, क्योंकि ये जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमें F1 में जो मिलता है जब हम किसी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले जो पेयर ऑफ प्लांट्स का या फिर पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्रॉस कराते हैं, तो जो हमें F1 में प्राप्त होते हैं पहली जनरेशन में जो हमें मिलते हैं वो हमारे डोमिनेंट होते हैं, जो हमें नहीं दिखते हैं वो रिसेसिव होते हैं। तो यहाँ हमारा जो है, यहाँ पर हमारा जो है वो रिसेसिव कौन हुआ, स्मॉल टी, यानी ड्वार्फनेस जो है वो रिसेसिव हुआ। ठीक है, तो हमारा जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव जीन है, क्योंकि हमें F1 में तो कुछ दिखा नहीं, F1 में टोल दिखाई दिया था, और कैपिटल टी डोमिनेंट है। As Mendel found the phenotype of F1 heterozygote capital T small t to be exactly like the capital T, मतलब हमने देखा कि भाई जो टॉलनेस है F1 भी उतना ही लंबा है और जो हमारा पेरेंट था वो भी उतना ही लंबा है। Parent in appearance, he proposed that in a pair of dissimilar factors, one dominate the other, and hence is called as the dominant factor, while the other factor is recessive। जो नहीं दिखता है वो recessive होता है, जिसके दर्शन हुए हैं वो dominant है। In this case, capital T for tallness dominant over the small t, that is recessive. He observed identical behavior for all the other characters trait pair that he studied। मतलब उसने जितने भी कैरेक्टर देखे थे सारों के लिए उसने फिर बार बार इसी तरह से क्रॉस कराया, और उसके बाद उसने देखा कि भाई ये तो सेम तरह का ही इनहेरिटेंस शो कर रहे हैं। फिर कहा इट इज कन्वीनियंट एंड लॉजिकल टू यूज द कैपिटल एंड लोअर केस ऑफ एन अल्फाबेटिकल सिंबल to remember this concept of dominance and recessiveness. Do not use capital T for tall and D for dwarf। कर सकते हो यूज, परंतु ये तुम्हें ही थोड़ा अजीब लगेगा, तुमसे हो नहीं पाएगा, तो इसलिए हम आराम से अपनी सहूलियत के लिए जो ईजी है वो यूज करते हैं। लिखा है एलील कैन बी सिमिलर एज इन केस ऑफ होमोजाइगोट। तो होमोजाइगोट तो ऐसे होते हैं, जबकि हेट्रोजाइगोट जो होते हैं वो आपके हाइब्रिड्स होते हैं, जिनमें कि ऐसा होता है कंडीशन। नेक्स्ट है since the hybrid plant यानी capital T small t is heterozygous for genes controlling one character height, it is a monohybrid and the cross between capital T and small t is a monohybrid cross। ठीक है ना, तो हमने क्या देखा कि जब हम एक जीन को यानी एक कैरेक्टर को कंसिडर करके कोई क्रॉस कराते हैं, तो इस तरह का जो क्रॉस होता है उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से आपका शुरू होता है। ये अब तक तो हमने पढ़ा जो था, ये प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस कहीं ना कहीं इसके अंदर छुपा हुआ था। ठीक है, तो वहाँ हमने पीछे डोमिनेंस देखा कि किस तरह से डोमिनेट करता है एक कैरेक्टर दूसरे के ऊपर, एक एलील दूसरे के ऊपर। और यहाँ हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, यानी जो F2 जनरेशन जो हमारी आई है, F2 जनरेशन में जब हमने हाइब्रिड प्लांट्स का जो क्रॉस कराया, उसके बाद हमें जो डॉफ मिले, तो डॉर्फ का जो मिलना है वही हमें दिखाता है कि जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। जीन्स जो कि इकट्ठा आए होते हैं ना, दो एलील, वो एक दूसरे से सेपरेशन भी दिखाते हैं, उसी को हम सेग्रीगेशन कहते हैं। तो एक बार देखते हैं फिर बताते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रिसेसिव पेरेंटल trait is expressed without any blending in the F2 generation, we can infer that when the tall and dwarf plant produce gametes, by the process of meiosis, the allele of the parental pair separate or segregate। तो बाहर देख लो क्या लिखा है, from the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation, we can infer that, जो हमें मिला है F2 जनरेशन में, उससे हम बता सकते हैं कि भाई जब टॉल और ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमेट बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस द एलील ऑफ पेरेंटल पेयर सेपरेट और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। तो एलील जो है, देखो यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये
गैमेट बनाने के टाइम पर जो उसके होमोजाइगोट गैमेट थे ना, तो कैपिटल टी अलग हो गए हैं, स्मॉल टी अलग हो गए हैं, फिर ये दोबारा ज्वाइन हुए तो हमें F1 में सारे के सारे कैसे मिले, टॉल 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 टॉल, ठीक है। लिखा है दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील इज रैंडम प्रोसेस एज एंड सो देयर इज अ 50% चांस ऑफ गैमेट कंटेनिंग आइदर एलील, ठीक है ना। तो यार यहाँ अगर मान लो हम बात करते हैं हाइब्रिड प्लांट की, तो आगे देखेंगे नीचे, अगर हम बात करते हैं इसकी कैपिटल टी स्मॉल टी की, तो हमारे मान लो इसके जो 4 गैमेट बनते हैं अगर इसके, क्योंकि मियोसिस के बाद 4 सेल बनेंगे, तो ये कह रहे हैं कि भाई 50% चांस है इस बात का कि गैमेट के अंदर एक एलील हो। तो ऐसा तो हो सकता है कि एक गैमेट में दोनों एलील तो होंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो डिप्लॉयड कंडीशन थी वो एप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाएगी, 2n से n हो जाता है मियोसिस के बाद। तो यहाँ इन दोनों जो एलील्स हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों में से कोई ना कोई एक जो होगा वही गैमेट के अंदर आएगा, ठीक है। फिर लिखा है कि भाई दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील इज रैंडम प्रोसेस, तो रैंडम होता है मतलब कोई भी एलील कोई से भी गैमेट में जा सकता है। सो देयर इज ए 50% चांस ऑफ गैमेट कंटेनिंग आइदर एलील as has been verified by the result of crossing. In this way, the gamete of the tall plant have the allele capital T, and the gamete of the dwarf have the allele small t. क्योंकि भाई उनमें तो दोनों एलील एक जैसे हैं, ऊपर देखोगे तो इसके गैमेट में तो ऑब्वियसली जो है कैपिटल T स्मॉल t आना है। During fertilization, 2 allele T from the parent say through the pollen. यानी मेल प्लांट से pollen grain अगर आया कैपिटल T and T from the parent female, तो फीमेल के एग में स्मॉल t होगा, then they will unite together to form zygote, दोनों जो करके क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं, that have 1 T allele कैपिटल T and 1 small t, और हमारा क्या बन जाता है, हाइब्रिड बन जाता है कैपिटल T स्मॉल t. Since these hybrid contain allele which express contrasting trait, the plant is called as the heterozygous. बिल्कुल सही बात है, हाइब्रिड होगा तो हेटेरोजाइगस ही कहलाएगा, क्योंकि दोनों एलील अलग अलग हैं. In the production of gametes by the parent, the formation of the zygote, the F1 and F2 plant can be understood from a diagram called Punnett square. तो जो डायग्राम हम इसको बनाने के लिए शो करते हैं, जो आप देख रहे हैं बोर्ड टाइप का, इसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर. तो ये बस जस्ट फॉर एक्सप्रेशन है, तो ये कई बार पूछ लेते हैं किसका यूज करते हैं, तो आप बताना पुनेट स्क्वायर का. ये एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट, का नाम था रेगिनाल्ड सी पुनेट. अच्छा, ये बकवास जरूर आ सकती है नीट में कि इसका पूरा नाम बताओ, क्योंकि बकवास में इन्होंने डार्विन का पूरा नाम पूछ लिया था, तो ये सवाल बन सकता है. लिखा है इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप. ये भी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो अगर आपसे बोर्ड में पूछेंगे तो आप बताओगे व्हाट इज द पुनेट स्क्वायर, तो आप बताओगे इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ए जेनेटिक क्रॉस. तो ये इसकी डेफिनेशन हुई. अगर आपसे डेफिनेशन पूछते हैं तो आप बता देना कि ये क्या है, केवल एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हमेशा ही सारे पॉसिबल जीनोटाइप्स को जानने के लिए कि जो उसकी आने वाली ऑफस्प्रिंग्स होंगी उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. देखो ऐसा तो नहीं हो सकता एक, अगर मान लो एक का क्रॉस होता है तो उसमें ये चारों ही आएंगे, चारों तो नहीं आएंगे. तो ये हम सारी पॉसिबिलिटी जो पॉपुलेशन में आएंगे उसको जान सकते हैं. लेकिन अगर हम मान लो 50 पेड़ों का क्रॉस कराते हैं, तो 50 पेड़ों का क्रॉस कराने के बाद हमें सारे मिलने की संभावना होगी, ये सब हमें मिल सकता है. तो इसीलिए मेंडल ने क्या किया, बार बार क्रॉस कराने से बचे, तो सारी बातों को मेंडल पेपर पे ले आया और इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है ना. लिखा है कि द पॉसिबिलिटी गैमेट्स आर रिटन ऑन 2 साइड्स, यूजुअली द टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम. ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्सेस बिलो इन द स्क्वायर्स व्हिच जनरेट अ स्क्वायर आउटपुट फॉर्म. ये कुछ नहीं है. लिखा है द पेरेंट स्क्वायर शो द पेरेंटल एंड टॉल टी. माय गॉड. लिखा है द पेरेंट स्क्वायर शोज द पेरेंटल टोल कैपिटल T and dwarfs capital T small t and the gamete produced by them and the F1 TT progeny. The F1 progeny genotype capital T small t are self pollinated. उनकी सेल्फिंग करा दी F1 की. The symbol male female used to denote the female egg and pollen for the male, and respectively the F1 plant of the genotype capital T small t when self pollinated produces gamete for the genotype capital T and small t in equal proportion. गैमेट जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में बनेंगे. When fertilized to take place, the pollen grain from the genotype capital T have 50% chance to pollinate egg of the genotype T. ये तो आप समझ सकते हैं कि भाई मान लो कि 2 प्लांट थे हम, मतलब इसके ऊपर देख सकते हैं ना भाई, ये जो कैपिटल T है हमारा पहले वाला, ये वाला, इसके 50% चांस है कि ये इसके साथ जुड़े, 50% चांस है कि इसके साथ जुड़े. ठीक है ना. तो ये हर एक का 50% चांस होता है. लिखा है कि भाई देखो दोबारा देख लो कि when fertilization takes place, the pollen grain of the genotype capital T have a 50% chance to pollinate the egg of the genotype T
as well as the genotype small t, ठीक है ना. Also pollen grain of genotype small t have the 50% chance to pollinate the egg of genotype capital T as well as of the small t. As a result of the random fertilization, the resultant zygote can be genotype of, या तो इस तरह के बन सकते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद. फिर यहाँ लिखा है इतना सारा कुछ इन्होंने थ्योरी के फ्रॉम द पोनेंट स्क्वायर इट इज इजीली सीन दैट 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड टू कैपिटल टी. मतलब जो रैंडम वर्ड ध्यान रखना है यार, ये इसका मतलब ये कि क्रॉस जो है वो पॉपुलेशन का हो रहा है और रैंडम है, मतलब ये रैंडम मतलब हमने तो पूरा फ्रीली छोड़ा था, मतलब उसको डाल दिया था, देखो कौन सा किससे जुड़ता है. तो हमें क्या है कि ये भी मिलता है 1/2 लीड टू कैपिटल टी, 1/4 T2, ये सब मिलता है हमें. आधा मिलते हैं हमें ये दोनों बीच वाले कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1/4 और 1/4 ही मिलते हैं. Though the F1 have a genotype of capital T small t, but the phenotype character seen is tall. तुम्हें पता है ना कि इसका जीनोटाइप का phenotype क्या होता है, यही होता है. At F2 3/4 of the plant are tall. 3 हमें F2 में अगर phenotype देखें, केवल देखें तो tall हमें 3 मिले, 4 में से एक हमारा dwarf था. Where some of them, कुछ उसमें से capital TT थे, कुछ capital T small t थे. Externally, it is not possible to distinguish between the plant with the genotype capital T small t. आप बाहर से देख के तो बता नहीं सकते भाई कौन सा कैसा है. Hence, within the genotype pair capital T small t, only one character capital T tall is expressed. इनमें से केवल एक का एक्सप्रेशन हुआ है अगर हम बात करते हैं कैपिटल T स्मॉल t की, जबकि स्मॉल t हमारा रिसेसिव है तो इसका कोई एक्सप्रेशन नहीं हुआ है. Hence, the character capital T or tall is said to dominate over the other allele small t or dwarf character. It is thus due to this dominance of one character over the other tall that all the F1 are tall, though the genotype is capital T small t, and the F2 में 3/4 जो थे वो tall थे. Genotype 1/2 का इतना था और 1/4 थे ऐसे. This lead to the phenotypic ratio like 3/4 tall, 1/4 ये और 1/4 small t. 3:1. ये तो हमें पता ही है ना. Genotypic ratio जो था वो 1:1 था और बाकी जो phenotype था वो 3 tall 1 छोटा था. उसके बाद लिखा है कि the 1/4 1/2 1/4 ratio is the mathematically condensable to form the binomial expression like ax plus by के whole square. तो यहाँ इसको खोल के दिखा दिया है ऐसे 1/2t plus 1/2t का स्क्वायर खोल के ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना. तो लिखा है Mendel self pollinated the F2 plant and found the dwarf F2 plant continued to generate dwarf plant. मेंडल ने देखा जो हमें F2 में dwarf मिले थे ना, उनकी सेल्फिंग कराई तो बार बार dwarf ही आ रहे हैं. तो dwarf वो प्योर थे तो dwarf ही आएंगे. He calculated that the genotype of the dwarf was homozygous small t. What do you think he would have got had the self pollinated a tall F2 plant? तो वही है, अगर मान लो F2 वाले को कैपिटल T स्मॉल t को सेल्फ पोलिनेटेड करेगा तो उसे दोबारा से फिर वैसे ही मिलेगा जैसा कि F2 में मिला था. अगर उसको प्योर TT मिल जाता है तो फिर उसका प्योर TT का सारे टोल आएंगे, ठीक है. तो वहाँ से पता कर सकता है कि उसको मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अगर F2 में जो हमें 3 मिले थे ना, ये तो ये सामने से अगर खड़े हुए हों तो पेड़ तो आप थोड़े बता पाओगे इनमें से कौन सा प्योर है कौन से 2 हाइब्रिड है. तो ये कह रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू नो द जीनोटाइप, अगर आपको मान लो ये पता करना हो कि कौन सा हाइब्रिड टोल है कौन सा रिसेसिव टोल है, तो आप उसका टेस्ट क्रॉस कर सकते हैं. टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस होता है कि अगर मान लो आप जो है F1 में जो आपको प्लांट मिला है, ये F1 में मिला है, अगर आप इसका क्रॉस इसके रिसेसिव पेरेंट से करा देते हो तो इसके गैमेट क्या बनेंगे? स्मॉल t बनेगा, एक स्मॉल t बनेगा. इसके गैमेट क्या बनेंगे? कैपिटल T बनेगा, स्मॉल t बनेगा. तो या तो तुम्हारा ये इसके साथ क्रॉस कर सकता है तो बनेगा कैपिटल T स्मॉल t, या फिर ये इसके साथ जा सकता है तो कैपिटल T स्मॉल t बनेगा. ये दोनों या फिर साथ जाएंगे तो स्मॉल t और स्मॉल t. तो हमारे पास 2 और डॉर्फ आ जाएंगे और तो हमारे पास टोल आ जाएंगे. रेशो आ जाएगा 1:1. तो ये कह रहे हैं कि अगर भैया आपको ये नहीं पता है कि प्लांट आपका टोल है, हाइब्रिड टोल है या प्योर टोल है, तो अगर आप उसका रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हो या बैक क्रॉस कराते हो, बैक ही हो गया ना, रिसेसिव तो पेरेंट्स है ना, तो ये F1 वाला प्लांट था. और अगर आपको मान लो उसमें जो रेशो है वो 1:1 मिल जाता है तो भैया आपका जो प्लांट था वो हाइब्रिड था, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना. तो यहाँ पर ये लिखा है, इन्होंने लिखा है कि फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स it is clear that though the genotypic ratio can be calculated using mathematical probability by simply looking at the phenotype of dominant trait, it is not possible to know that
जीनोटाइप कंपोजिशन। तो हाउ वी कैन नो दैट, सामने से देखकर तो बता ही नहीं सकते कि भाई वो जीनोटाइप है उसका क्या है। एंड दैट इज फॉर एग्जांपल वेदर ए टॉल प्लांट फ्रॉम F1 और F2 हैज कैपिटल T और स्मॉल t कंपोजिशन, है ना। तो देयरफॉर टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ टॉल प्लांट F2 मेंडल क्रॉस द प्लांट F2 विद ए ड्वार्फ प्लांट, यानी कि वो उसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। और वी कैन से द टेस्ट क्रॉस इज a back cross of F1 progeny to their recessive parents, and if the ratio is coming 1:1 in F2 generation, then we can say that the plant is hybrid. Okay, तो लिखा है ने type typical test cross an organism P plant here showing a dominant phenotype and whose genotype is to be determined, जिसका हमें पता करना है, is cross with recessive parent instead of self crossing। सेल्फिंग ना कराओ, उसका recessive वाले से क्रॉस करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पता चल जाएगा। The progeny of such a cross can easily be analyzed to predict the genotype of the test organism। फिगर आगे देखेंगे, उसमें बना रखा है डायग्राम इन्होंने, तो मैं डायग्राम देख लेते हैं क्या बनाया है, ठीक है ना। यहाँ बनाया है, यहाँ देख लो एक बार, यहाँ पर लिखा है भाई क्या, फोटो देख लो एक बार क्या हुआ है। ये इन्होंने क्या है, दोनों चीजें दिखाई हैं, प्रोबेबिलिटी दोनों दिखाई है कि भाई ये जो बीच में हमारा है पर्पल, ये पर्पल प्योर पर्पल है या फिर ये वो हाइब्रिड पर्पल है। तो भाई इसका रिसेसिव वाले से क्रॉस कराते हैं, रिसेसिव है हमारा वाइट, तो भाई इसका कराया तो सारे कैसे आए, पर्पल पर्पल पर्पल। और अगर इससे कराते हैं, अगर मान लो कि हमें दो तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब हमें वाइट और पर्पल दोनों मिल जाते हैं, तो 1:1 रेशियो आ जाता है, तो हम कहेंगे कि भाई हमारा जो ये था प्लांट, ये क्या था, ये हाइब्रिड था। और अगर हमारे मान लो ये मिल जाते हैं सारे के सारे पर्पल, तो हम कहेंगे ये भाई साहब जो थे प्योर थे, कैसे थे, प्योर। और अगर हमारी कंडीशन 1:1 आती है तो हम कहेंगे क्या थे, हाइब्रिड थे। भाई हमें तो क्या करना था, बस जस्ट पता करना था कि ये क्वेश्चन मार्क है कि पर्पल जो है प्योर है या फिर हाइब्रिड है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस कौन सा हुआ, ये दोनों को अगर कहें तो दोनों जो क्रॉस हुए दे आर बैक क्रॉस, बट दिस इज द टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस तो ये भी है मतलब एक तरह से, लेकिन यहाँ हुआ क्या है, ये हाइब्रिड नहीं है, ठीक है ना, करा तो था टेस्ट ही, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये बैक क्रॉस मतलब टेस्ट क्रॉस ही होता है, ठीक है। अगर मान लो हम किसी के अगर पर्पल का पर्पल से कराते तो वो बैक क्रॉस होता है, मतलब डोमिनेंट पेरेंट से कराते तो बैक क्रॉस होता है। तो ये दोनों ही बैक क्रॉस हैं, दोनों ही टेस्ट क्रॉस हैं। इसमें क्या हुआ कि अगर हम ऐसा रिजल्ट आता है तो हमारा मान लेते हैं प्योर था, या फिर ऐसा आएगा तो हाइब्रिड था, ठीक है ना बात। नेक्स्ट है हमारा, ये लिखा है कि भाई बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल प्रपोज टू जनरल रूल्स कंसोलिडेट his understanding of inheritance in monohybrid cross. Today these rules are called as the principle or inheritance, law of inheritance। पहला लॉ डोमिनेंस का था, दूसरा सेग्रीगेशन का था। तो हम पहले देख लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का पहला पॉइंट है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड एज अ फैक्टर। वेरी गुड, मेंडल को तो फैक्टर ही पता था, मेंडल को तो भाई पता नहीं था जीन क्या होते हैं, तो उन्होंने कहा भाई कैरेक्टर जो है वो कंट्रोल करते हैं कौन, फैक्टर। फिर उन्होंने कहा कि फैक्टर जो है पेयर में होते हैं। वेरी गुड भाई, फैक्टर पेयर में होते हैं। तभी तो क्या हुआ, जो F1 वाला था, जब हमने F1 को क्रॉस कराया तो हमें रिसेसिव भी मिल गए, और रिसेसिव मिल गए इसका मतलब जो था कि उसके अंदर क्या नाम के वो जो छुपा हुआ था रिसेसिव का फैक्टर F1 में छुपा हुआ था, फिर वो F1 में से निकल के बाहर आ जाता है, तो इसका मतलब वो पेयर में थे। लिखा है इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर इज अ पेयर ऑफ डोमिनेट ऑन द अदर। तो हमने कहा ये कहना चाह रहे कि भाई अगर आपका ऐसा है कैपिटल T स्मॉल t, तो उसमें कह रहे कि एक जो है दूसरे के ऊपर डोमिनेट करता है। लिखा है द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस in the F1 and the expression with both F2. It also explains the proportion of 3:1 obtained in the F2, ठीक है ना। तो ये सब बता देते हैं। नेक्स्ट हमारा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। तो बिल्कुल सही बात है भाई, अगर F1 में ही ब्लेंडिंग हो जाती, मतलब कि हमें F1 में हमारा ऐसा हो जाता कि भाई मेंडल को जीन तो पता नहीं था, अगर मान लो ऐसा हो जाता कि भाई मेंडल F1 में जो कैपिटल T स्मॉल t आए थे दोनों मिक्स कर जाते, और फिर दोबारा से ये स्मॉल टी तो ना आते बाहर, ड्वार्फ तो बनता ही ना, और ये मिक्स कर जाते। तो जबकि ये मिक्स नहीं हुए हैं तभी तो सेपरेट हो पाया ना स्मॉल टी, यहाँ से दोनों में से सेपरेट होकर दोबारा ड्वार्फ आया ना, तो ये सेग्रीगेट हुए हैं। सेग्रीगेट होने का मतलब ही सीधा सीधा ये है कि भाई दोनों हैं अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। तब तो उन्हें क्रोमोसोम का आइडिया नहीं था, अभी तो हमें पता है ना कि भाई दोनों जो हैं अलग अलग क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। And during the formation of the gamete they will get separate, है ना, and hence they will join together in the F2 generation and form the dwarf plant like this.
नेक्स्ट हमारा है कि भाई ब्लेंडिंग नहीं है, ध्यान रखना यार, है ना। लिखा है दैट बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन, तो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट द F1 स्टेज, though the parent contain two allele during gamete formation. The factor or allele of the pair segregate from each other such that the gamete receive only one of the two factor. Gamete में तो एक ही आएगा, दोनों तो नहीं आएंगे. Of course, a homozygous parent produce all gametes that are similar, while a heterozygous produce two kind of gamete. Heterozygous दो तरह के बनाएगा, इसमें capital T small t जाएगा. While heterozygous one produce two kind of gamete is having one allele with equal proportion. ठीक है ना। तो ये तो हमारा था भाई क्या है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो दो लॉ मोनोहैबिट के बेस पर बताए गए हैं, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस है, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। तो भाई आज की वीडियो में आप यहीं तक का पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि आगे मिलेगा आपको। थैंक यू। बार बार रीड करना, थोड़ा ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना, तभी आपको ये सवाल आएगा। ठीक है, थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।